मुल्क से बाहर जाने का, समंदर पार की आपने बात करनी है। बिल्कुल, पहाड़ों से अब समंदर पार पाकिस्तानियों की बात करेंगे जो जाना चाह रहे हैं, लेकिन उनको भी गाइडेंस सही नहीं मिल रही होती है कि करना कैसे है, कहाँ जाना है। हाँ, बिलखुसूस पाकिस्तानी जो चूज करते हैं ना मुदस्सिर, वो अमेरिका कनाडा जाने का उनको बड़ा शौक होता है ना, कहते हैं कनाडा जाना है, कनाडा जी। अमेरिका कनाडा जाने वालों के लिए सेगमेंट जो है वो आज हमारा वो है। और इमिग्रेशन इंडस्ट्री में 20 साल से ज़्यादा तजुर्बा रखने वाले पाकिस्तान में इंतहाई मशहूर इमिग्रेशन कंसल्टेंट मिस्टर आदिल इस्माइल, आपकी खसूसियात ये कि जनाब कंप्यूटर और लाइव में ग्रेजुएट हैं। आप ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, कनाडा में इमिग्रेशन केसेस पेश करने में इंतहाई काबिल और तजुर्बाकार आदमी हैं। अब तक 16,000 पाकिस्तानी ख़ानदानों को बैरून मुल्क आबाद होने में मदद भी फराहम कर चुके हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ऊपर 10 इमिग्रेशन कंसल्टेंट फर्मों में एक के डायरेक्टर और बानी भी हैं। बहुत ज़बरदस्त। और अब इस वक्त आदिल इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देखिए जी, सवाल वही है मेरा आपसे कि बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो कि आजकल ये खबरें सुन रहे हैं कि जी कनाडा का वीज़ा बड़ी आसानी से लग रहा है क्योंकि भारत के साथ ताल्लुकात कनाडा के कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो पाकिस्तानियों की मौजें हुई हुई हैं। तो क्या इसमें हकीकत है, ज़रा बताइएगा। देखिए, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये मिथ है। लोग कैपिटलाइज करते हैं और हमारी इंडस्ट्री ऑब्वियसली, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में लोग पैसा ज्यादा बनाते हैं और लोगों को ज्यादा बनाते हैं। तो इस वजह से जो है ये मिथ हो जाती है। जब तक आप देखें, लॉ अबाइडिंग कंट्री है, जब तक आप क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेंगे, जब तक आप नॉर्म्स को जो है ना वो नहीं पूरा कर रहे होंगे, तब तक आपको वीजाज नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी कंट्री के बैन होने की वजह से हमारी मौजें हो जाएंगी, ये कतई नहीं है। आपको बहरहाल क्राइटेरियाज को, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फुलफिल करना जरूरी है। अच्छा, 2-3 तरह से आदिल साहब लोग जा रहे होते हैं। एक वो है जो जॉब के लिए, एक वो लोग हैं जो स्टडी वीज़ा के ज़रिए जा रहे होते हैं, और कुछ लोग हैं फैमिली पूरी मूव करना चाहते हैं। तो हम कैटेगराइज करके, हम अगर स्टूडेंट्स हैं, अभी नौजवान हैं, वो अपनी पोस्ट डिग्री के लिए को जा रहे हैं या जो स्टार्ट बिल्कुल जाना चाह रहे हैं, तो क्या तरीकाकार होना चाहिए? क्या ऐसा है कि सबसे पहले वो करें? क्योंकि हर बंदा कहता है ये मसला ही कोई नहीं, आपको ऐसे भिजवा देंगे, करना क्या ऐसा है? देखिए, आपकी प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग होना चाहिए। पहले तो ये बात समझ लीजिए कि अगर हम स्टूडेंट रूट को अगर ले रहे हैं या इमिग्रेशन को ले रहे हैं, इन दोनों तरीके पे फैमिली को तो बहरहाल ले जा सकते हैं। तरतीब होनी चाहिए। कंट्रीज के अपने लॉज होते हैं, क्राइटेरियाज होते हैं, उनको देखना जरूरी है। तो आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को आप देखेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि आपने क्या करना है और आपने किस डिसिप्लिन के अंदर जाना है और क्या अपना कैरियर बनाना है। एक दूसरा, आपने फिर कंट्री को चूज करना है। कोई मलेशिया को लेगा, कोई कोई कनाडा को लेगा, कोई यूके को लेगा, ऑस्ट्रेलिया, डिपेंडिंग अपॉन जहां जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं स्टडीज के हवाले से, उनकी रिक्वायरमेंट्स को आप देखेंगे और उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं और लैंग्वेज रिक्वायरमेंट और डिफरेंट जो है वो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। तो रूट्स तो बहुत सारे हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन हमारे चूंकि सिलसिला यही है कि लोग प्रॉपर गाइडेंस नहीं करते हैं। फोकस्ड ऑन मनी मेकिंग ज्यादा है हमारे यहाँ। हर ऑक्यूपेशन में भी है, हर प्रोफेशन में भी है, लेकिन इस इंडस्ट्री में ज्यादा है। पिछले 2-3 साल से तो कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि हर बंदा चाहता ये है किसी तरीके से मैं मूव आउट हो जाऊं फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से और दिस एंड दैट। बट ये जो है देखना जरूरी है कि अगर हम फुलफिल करते हैं रिक्वायरमेंट्स को, तो हम इन कंट्रीज में अच्छा, इजीली मूव आउट हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग भी हैं आदिल साहब जो कि ये चाहते हैं कि वो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करें, लेकिन उनको नहीं मालूम कि ऑनलाइन करना उनके लिए ठीक है या फिर इसके लिए पहले काउंसलिंग ही ज़रूरी है। और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ऑनलाइन खुद ही से किया, सारे जो प्री रिक्विजिट्स थे वो जमा करवाए और उनके इन प्रोसेस है अभी केसेस। तो सही तरीक़ाकार आप क्या समझते हैं? देखिए, दोनों तरीके का सही है। हम तो अपने प्लेटफॉर्म से एजुकेट कर ही रहे होते हैं और इसीलिए मीडिया पे भी अपीयरेंस यही होती है कि लोगों को आगाही फराहम की जाए। काउंसलर का काम आगाही फराहम करना है, मनी मेकिंग पहला काम नहीं है। पहला काम आपका यह है कि आप एजुकेट करें लोगों को कि किस तरीके से वो क्वालिफाई करते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ये काम खुद भी किया जा सकता है। ये सेल्फ पिटिशंस भी होती है, सेल्फ एप्लीकेशंस भी होती है। जो लोग समझते हैं, समझ सकते हैं, वो अप्लाई करें। बट अगेन, हर बंदा भी पांचों के लिए बराबर नहीं होती। हर बंदा जो है वो खुद से ही अपनी मेडिसिन लेकर जो है इलाज नहीं कर सकता। उसको किसी एक्सपर्ट के पास जाना होता है। इमिग्रेशन लॉज हैं, उसको समझना जरूरी होता है। और कहीं पे वो स्टक अप ना हो जाए, कहीं उसका जो है वो एप्लीकेशन में प्रॉब्लम ना आ जाए, उसके लिए रेमेडी करने के लिए पहले ही किसी ऑन बोर्ड ले लें, क्योंकि आप सर्विसेज हायर करें। हमारे जो फुकदान है समझने का, कंसर्न का, वो ये है कि एजेंट है और वो डंकी लगा के भिजवा देगा, या जो है उसके ताल्लुकात हैं एम्बेसी में तो वो भिजवा देगा। नहीं,
काउंसलर का मतलब जब तक हमारी आवाम को नहीं समझ में आएगा कि काउंसलिंग कंसल्टिंग फर्म जो है वो इम्प्रूवमेंट के लिए होती है, कि आपको काउंसल करती हैं डूज एंड डोंट्स बताने के लिए, और आपके जो है एप्लीकेशन को किस तरीके से ताकि आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाएं, ये मेन काम होता है। और इसके अगेंस्ट में एक सर्विस फीस चार्ज की जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली कि ये इसको डिफरेंटली जो है वो चार्ज भी किया जाता है और डिफरेंटली रिपोर्टेड भी किया जाता है। सही। अच्छा, अगर आदिल साहब बात करें आज, क्योंकि हम थोड़ा सा स्पेसिफिक अमेरिका और कनाडा के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ये तासुर हुआ कि अमेरिका में जैसे ट्रंप की जब गवर्नमेंट आई उसके बाद मुश्किल हो गई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का वहाँ जाना। कनाडा रिलेटिवली आसान है। अगर एक ही केस है, एक ही तरह के लोगों के इमिग्रेशन का मामला है, तो क्या वाकई कनाडा रिलेटिवली आसान है कंपैरेटिवली यूएस? हाँ देखिए, यूएस के अंदर तो पॉइंट बेस्ड सिस्टम और इमिग्रेशन लॉज फॉर स्किल प्रोफेशनल्स विदाउट जॉब ऑफर वो इतने आसान तो नहीं थे। लेकिन ये जरूर हुआ है कि पिछले 2 साल के अंदर यूएस ने अपना जो प्रोग्राम है EB-2 जो 2016 से चल रहा था, अब पाकिस्तानी भी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यूएस भी एक बेहतर, कंपैरेटिवली अगर कनाडा से देखेंगे तो यूएस बेटर डेस्टिनेशन है ड्यू टू द डाइवर्स जो है ना मार्केट है, इनकी इकोनॉमी अच्छी है, स्टैंडर्ड लाइफ अच्छा है आपका, और जो एंटरप्रेन्योर ऑक्यूपेशन जो इकोसिस्टम है वो भी बहुत ज्यादा आपका स्ट्रांग है। तो इस बुनियाद के ऊपर और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बुनियाद के ऊपर यूएस को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि यूएस इस वक्त हाई टारगेट है और इसमें स्किल्ड प्रोफेशनल्स इजीली क्वालिफाई कर देते हैं। वेयर एज कनाडा ऑब्वियसली सदियों से चला आ रहा है, लोग अप्लाई करते हैं, बट पिछले कुछ 2-3 साल से हमने ये देखा है कि ना यहाँ पर माइग्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। उसकी वजह यह है कि ना नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हो गई हैं और कट ऑफ बहुत हाई है पॉइंट्स का, क्योंकि वो पॉइंट सिस्टम है, बैलेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर आपको इंतजार बहुत ज्यादा करना पड़ता है और अपनी किस्मत में जो है ना उसके ऊपर आपने रिलाय करना होता है। तो देयरफॉर मैं अब एक बेहतर मार्केट भी है कंट्री के हवाले से भी, और इस प्रोग्राम जो EB-2 के नाम से इस वक्त बड़ा मशहूर है और हो रहा है और लोग इसको बहुत तेजी के साथ अप्लाई कर रहे हैं, ये प्रोग्राम ज्यादा सूटेबल है फॉर इस लेबर के लिए नहीं है, ये अनस्किल के लिए नहीं है। ये बेसिकली है हाईली स्किल एंड स्किल प्रोफेशनल जिनके पास कम से कम भी 4 साल की बैचलर्स डिग्री और 5 साल का प्रोग्रेसिव वर्क एक्सपीरियंस है। इसमें कोई आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें आदिल साहब मुझे एक चीज और बताइए। अच्छा, इसमें कोई आइल्स की आप कह रहे हैं रिक्वायरमेंट नहीं है? सही। एज भी नहीं है, प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशन बहरहाल हम प्रेफर करते हैं, लेकिन प्रोफेशन भी हर प्रोफेशन अप्लाई कर सकता है, खासतौर पर हेल्थ केयर है, IT वाले हैं। AI का बड़ा, अभी आपको पता है कि दुनिया AI के ऊपर ही है, और 2030 तक जो है ग्लोबल AI जो है आपका, वो तकरीबन $1800 बिलियन के ऊपर पहुंचेगा मार्केट इसका। तो ये बहुत सारा जो लोग टेक वाले लोग हैं और AI से ज्यादा रिलेटेड है, उनको तो चाहिए कि इस प्रोग्राम से ज्यादा फायदा उठाएं। सही है। आदिल साहब, एक और मिथ भी है स्पेशली कनाडा से हवाले से, कि लोगों को लगता है जी वहाँ जाएंगे सॉरी गवर्नमेंट वहाँ पे फौरी बेनिफिट्स देना शुरू कर देगी, आपको होटल में ठहराएगी, आपके बच्चों को स्कूल में एडमिशन फ्री है, आपके मेडिकल कार्ड बन जाएंगे, आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, तो बस जी कनाडा चलो। क्या इसमें कोई हकीकत है या फिर ये बस बातें ही हैं जो कि हो रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ हकीकत कुछ फसाना वाली बात है ये कि बेसिकली तो कनाडा की खासतौर पे हम बात करें तो वेलफेयर कंट्री है। जाते के साथ हाँ, आपको होटल में तो नहीं ठहराएंगे, ना आपको कोई टिकट देंगे। बेसिकली जो गवर्नमेंट काम करती है वो ये करती है कि जब आप माइग्रेट करके थ्रू प्रॉपर करके आते हैं या किसी भी लीगल पाथवे से आप आते हैं और रिजाइड करते हैं वहां पर, तो आपको फ्री मेडिकल, तभी ये वेलफेयर कंट्री कहलाई जाती है, तभी लोग इनकी तरफ करते हैं। तो ये फ्री एजुकेशन जरूर है फैमिली के लिए, फ्री मेडिकल जरूर है, और इसी तरीके से अगर आप कुछ अरसा अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो ये कंट्रीज में आज की बात नहीं, बहुत सदियों से ये बात चली आ रही है कनाडा में खासतौर पर, और सेम इज द केस विद यूएस भी है। तो इन कंट्रीज का ऑब्वियसली अगर ऑन टॉप अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा फवायद में यही जो है ना फैक्टर आते हैं। सही। बहुत शुक्रिया आदिल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आदिल इस्माइल, और बड़ा क्लियरली कि जिन स्किल्स है हाईली क्वालिफाइड हैं उन लोगों के लिए रास्ते और ज़्यादा यूएस जाने के आसान हैं, लेकिन जो लोग समझ रहे हैं कि यहाँ से उठेंगे और पहुँचेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। उसके लिए मेहनत भी है और उसके लिए कोशिश भी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।